नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं वॉर जोन की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के सूमी में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स के ट्रक पर ड्रोन से यह हमला किया गया। हमले के बाद तेजी से भागे हैं यूक्रेनी जवान। रूसी बॉर्डर गार्ड और रूसी सेना का यह हमला, तस्वीर आपके सामने। तो यूक्रेन युद्ध में पहली बार नाटो की बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस ने पहली बार नाटो को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। एक दिन के अंदर यूक्रेन में यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। नाटो के लिए चिंता की बात यह है कि रूस ने एक झटके में उसके 700 सैनिकों का अंत कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या रूस का यह हमला रूस और नाटो में परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है? Внимание, отчет, получен приказ. Внимание, отчет, пуск. तीन सितंबर 2024 इस तारीख को यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। तीन सितंबर 2024 इस दिन रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। तीन सितंबर 2024 एक दिन के अंदर यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद कीव समेत यूक्रेन के 7 शहर जलने लगे। रूसी वज्रपात से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। पुतिन सेना ने यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल और शायद ड्रोन से इतना विध्वंसक हमला इससे पहले कभी नहीं किया था। रूस ने यूक्रेन के न केवल 7 शहरों में तबाही मचाई बल्कि यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ट्रेनिंग सेंटर का वजूद भी मिटा दिया। इस आग को देखिए, शहर और इमारत को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इसी तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। ये लवीव की तस्वीर है। रूसी वज्रपात के बाद लवीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूसी सेना ने लवीव में रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया। हमले के बाद स्टेशन की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला पोल्टावा में किया। पोल्टावा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई।
एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसी के साथ पोल्टावा में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। चंद मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा सैन्य संघार हो गया। पोल्टावा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अलग अलग दावे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस ने स्कूल और अस्पताल पर अटैक किया। रूसी सेना का दावा है कि हमले में 700 सैनिक मारे गए, वहीं यूक्रेन का कहना है कि हमले में 61 आम लोगों की जान गई है। हमले को लेकर यूक्रेन का अपना दावा है, लेकिन रूसी सेना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक यह हमला उस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया जहां नेटो के सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। रूसी फौज ने यूक्रेन के पोल्टावा में बहुत बड़ा हमला किया। रूस के हमले में नेटो सेनाओं को बड़ी चोट पहुंची है। रूसी सेना के मुताबिक पोल्टावा में उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद थे। नेटो के सैनिक जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। रूस के टारगेट पर नेटो के यही सैनिक थे। रूस का दावा है कि उसके हमले में नेटो के 700 सैनिक मारे गए। पोल्टावा में हमले को लेकर जो दावा रूसी सेना का है, वही दावा रक्षा विशेषज्ञों का भी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में मर्सिनरी के रूप में नेटो की सेना उतर चुकी है। यूक्रेन के कई ट्रेनिंग सेंटर पर नेटो के अधिकारी और सैनिक मौजूद हैं। ये न सिर्फ रूसी सेना से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी फोर्स को पश्चिमी देशों के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रूसी इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि पोल्टावा के ट्रेनिंग सेंटर में नेटो के सैनिक मौजूद हैं। इसी इनपुट के बाद रूसी सेना ने ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और इस हमले में 700 नेटो सैनिक मारे गए। इतने बड़े सैन्य संहार के बाद यूक्रेन ने पोल्टावा में 3 दिनों के लिए शोक की घोषणा कर दी है। पोल्टावा और लवीव के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों में भीषण हमले किए। रूस के हमले के बाद कीव में पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। इसके बाद बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रीवी रीह में रूस ने 4 इमारतों को मलबे में बदल दिया। रूस के अटैक में सूमी में यूनिवर्सिटी की इमारत तबाह हो गई। नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के रिवने में रूस के विस्फोट के बाद 2 इमारतों में आग लग गई। ये उस जंग की आग है जो पहली बार यूरोप तक पहुंच गई है। रूसी सेना जिस वक्त यूक्रेन में विनाश की सबसे बड़ी बारिश कर रही थी, उस वक्त पोलैंड में दहशत फैल गई। पोलैंड इतना डर गया कि रूस के खिलाफ पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। माना जा रहा है कि पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ पोलैंड की नहीं, बल्कि यूरोप में मौजूद कई नेटो देशों की है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त एटमी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि किसी भी युद्ध में पहली बार यूरोप के 2 एटमी पावर प्लांट घिरे हुए हैं। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इस वक्त IAEA ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि इस प्लांट पर रूस और यूक्रेन के बीच छल युद्ध छिड़ चुका है। एक सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि यूक्रेन प्लांट विस्फोट की साजिश रच रहा है और इसके साथ ही प्लांट की पावर सप्लाई बार बार काटी जा रही है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद कीव पहुंचे हैं। आप देखिए क्या है ज़ापोरिज़िया का छल युद्ध और कैसे पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी उसी दिन से धरती पर एटमी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन जिस दिन रूस यूक्रेन की जंग ज़ापोरिज़िया में शुरू हुई उस दिन पूरे यूरोप पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। इस वक्त यूक्रेन और यूरोप के 2 परमाणु प्लांट युद्ध से घिरे हैं। पहला है यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रूस के कब्जे में है और यूक्रेन इसे हासिल करने के लिए लगातार जंग लड़ रहा है। दूसरा है कुर्स्क का एटमी पावर प्लांट जिसके करीब यूक्रेन लगातार जंग लड़ रहा है और एटमी प्लांट से 12 किलोमीटर दूर है। सबसे खतरनाक हालात ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बने हुए हैं। यही वजह है कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी कीव पहुंचे हैं। राफेल ग्रॉसी ने 3 सितंबर को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया, प्लांट के अंदर सुरक्षा उपकरणों और उपायों का जायजा लिया। ज़ापोरिज़िया दौरे के बाद राफेल ग्रॉसी ने बड़े खतरे के संकेत दिए हैं। राफेल ग्रॉसी 5वीं बार ज़ापोरिज़िया प्लांट के दौरे पर हैं और इसकी कई वजह हैं। ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर अब से पहले इतना बड़ा खतरा कभी नहीं मंडराया था। क्योंकि अब यूक्रेन परमाणु प्लांट के अंदर मोर्टार और रॉकेट हमले कर रहा है। 3 सितंबर को भी यूक्रेन ने प्लांट के करीब रॉकेट हमले किए। इसके अलावा रूस के हमलों से प्लांट की बिजली सप्लाई भी कट गई। अगस्त के महीने में 3 बार ज़ापोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो चुका है। ब्लैकआउट होने से रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा और रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। किसी भी परमाणु प्लांट में ब्लैकआउट होना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया पर हमलों के साथ साथ रूस के कुर्स्क परमाणु प्लांट पर भी छल युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन का प्लान है ज़ापोरिज़िया या कुर्स्क के परमाणु रिएक्टर में विस्फोट करके इसका दोष रूस के सिर मढ़ देना। इस बात की जानकारी यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक ने दी है। इस सैनिक का नाम मिखाइल शकोदा है, जिसे रूस ने कुर्स्क की जंग में गिरफ्तार किया है। मिखाइल ने जिस यूक्रेनी साजिश के बारे में जानकारी दी है उससे पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। शकोदा के मुताबिक कुर्स्क पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिर्स्की ने की थी। सिर्स्की ने सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमले के आदेश दिए। सिर्स्की ने कहा था कि कुर्स्क परमाणु प्लांट की सुरक्षा मजबूत नहीं है।
यूक्रेनी सेना सबसे पहले प्लांट पर कब्जा करे। इसके बाद रिएक्टर में विस्फोटक लगा दिए जाएं। यूक्रेन कुर्स्क के रिएक्टर में विस्फोटक लगाकर रूस पर दबाव बनाने की रणनीति लागू करना चाहता है, लेकिन एक छोटे से विस्फोटक से पूरे रूस और यूक्रेन में रेडिएशन फैल जाएगा। धरती पर पहली बार दो एटमी प्लांट बारूद से घिरे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में एटमी पावर प्लांट नहीं थे। पहला प्लांट 27 जून 1954 को रूस के कलुगा में ओबनिंस्क परमाणु प्लांट शुरू हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि परमाणु ऊर्जा पर गिरी बारूद की एक चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है। कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया के रिएक्टर में विस्फोट हुआ तो यूक्रेन, रूस और आसपास के देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। ग्रॉसी ने अगस्त के महीने में ही कहा था कि आईएईए डर नहीं फैलाना चाहता, लेकिन सच बताना जरूरी है। और सच ये है कि ज़ेपोरिज़िया सहित कुर्स्क से महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस में एमआई हेलीकॉप्टर के लापता होने की घटना बीते 7 दिनों में 2 बार हो गई है। सबसे पहले 31 अगस्त को रूस के कामचटका प्रायद्वीप से MI-8 हेलीकॉप्टर पहले मिसिंग हुआ और उसके बाद 2 दिन के बाद उसका मलबा मिला। और इसके ठीक 24 घंटे बाद रूस के इरकुत्स्क प्रांत से उड़ान भरने वाला MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार लापता होते रूसी हेलीकॉप्टर के पीछे की वजह क्या है? क्या यह यूक्रेनी साजिश है या फिर कोई हादसा? आप देखिए ये रिपोर्ट। Warning, warning, bingo. बीते 7 दिनों में रूस के 2 MI-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के फौरन बाद लापता हो चुके हैं। बीते 7 दिनों में MI-8 हेलीकॉप्टर की मिसिंग थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर रखा है, क्योंकि बीते 1 सप्ताह से लगातार MI-8 हेलीकॉप्टर के साथ घटी घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। साठ के दशक में डिजाइन किया गया MI-8 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। मगर बीते 7 दिनों में MI-8 हेलीकॉप्टर से जुड़ी 2 वारदात हुई। पहली घटना 31 अगस्त 2024, रूस का MI-8T हेलीकॉप्टर उड़ान के बाद लापता हुआ। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। कामचटका की पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। दूसरी घटना 3 सितंबर 2024, MI-8 हेलीकॉप्टर ने रूस के इरकुत्स्क प्रांत से उड़ान भरी। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। 85 किलोमीटर के सफर के बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। गौर करने वाली बात यह है कि 31 अगस्त को रूस का जो MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हुआ था, उसका मलबा 2 दिन बाद यानी 2 सितंबर को कामचटका प्रायद्वीप के पहाड़ी इलाके से मिला। और यह इलाका पैसिफिक रीजन के पास पड़ता है, रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6000 किलोमीटर दूर। ठीक इसी तरह 3 सितंबर को जो MI-8 हेलीकॉप्टर मिसिंग हुआ है, वो रूसी प्रांत मंगोलिया के पास मौजूद है। और फिलहाल हेलीकॉप्टर के लापता होने से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटी हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग तो नहीं की।
इस तरह Mi-8 हेलीकॉप्टर के लापता और क्रैश होने की घटनाओं ने पूरे रूस में सनसनी मचा दी है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स इन हादसों के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा कर रहे हैं। तो कई रिपोर्ट्स में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह यूक्रेनी सेना का सीक्रेट ऑपरेशन है, जिसे अंजाम देने के लिए रूस में मौजूद यूक्रेनी एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रूस ने दूसरे Mi-8 हेलीकॉप्टर की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की आखिरी लोकेशन के चप्पे चप्पे को तलाश रही है। अब यह देखना होगा कि सिलसिलेवार हो रही घटनाओं के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। लवीव में रूसी वायुसेना की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई। लवीव के रेलवे स्टेशन पर मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी हमले में रेलवे स्टेशन जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें भी सामने आई, ये देखिए आप तस्वीरें। लवीव के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइल से हमला और इसके बाद का आप मंजर देखिए। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्तापलट होने जा रहा है? क्या युद्ध के बीच ही यूक्रेन के लोग ज़ेलेंस्की की कुर्सी छीनने जा रहे हैं? ये सवाल उस वक्त खड़े हुए जब ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनके मंत्री, अधिकारी और जनता बागी हो गए। ज़ेलेंस्की सरकार के बाद 9 बड़े इस्तीफे हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ये इस्तीफे अपनी कुर्सी बचाने के लिए जबरन लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की की सत्ता बच पाएगी या फिर चली जाएगी? जिस वक्त यूक्रेन को कुर्स्क में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस वक्त यूक्रेन में रूसी सेना का हमला बहुत विध्वंसक हो गया है, जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त ज़ेलेंस्की की सत्ता पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस के बारूदी वज्रपात का सामना कर रहे यूक्रेन में एक बड़े सियासी संकट ने दस्तक दे दी है। ये वो सियासी संकट है जो ज़ेलेंस्की की कुर्सी छीन सकता है। ज़ेलेंस्की और उनकी युद्ध नीति के खिलाफ न सिर्फ यूक्रेन की जनता हो गई है, बल्कि ज़ेलेंस्की के तमाम मंत्री भी बागी हो गए हैं। अपनी सरकार के अंदर ही सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहे ज़ेलेंस्की ने मंत्रियों और अधिकारियों से सामूहिक इस्तीफा लेना शुरू कर दिया है। उन मंत्रियों और अधिकारियों से इस्तीफा लिया जा रहा है जो ज़ेलेंस्की के खिलाफ हैं, जो ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए खतरा बन गए हैं। डिप्टी पीएम ओल्हा स्टेफनिशीना, डिप्टी पीएम इरिना वेरेश्चुक, विदेश मंत्री दिमित्री कोलेबा, मंत्री अलेक्जेंडर कमिसिन, न्याय मंत्री डेनिस माल्युस्का, पर्यावरण मंत्री रुसलान स्ट्रीटलेट्स, मंत्री विटाली कोवल, राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी चीफ रोस्तिस्लाव, यूक्रेनी ड्रोन सेना के चीफ रोमन ग्लैत्की। ये वो 9 मंत्री और अधिकारी हैं जिनसे ज़ेलेंस्की ने इस्तीफा ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की अपनी पूरी कैबिनेट और नौकरशाही को बदलने जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? माना जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया है। एक सर्वे के मुताबिक यूक्रेन के 58% लोग ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के मंत्री और बड़े अधिकारी भी ज़ेलेंस्की का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी विरोध को दबाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही ज़ेलेंस्की अपने मंत्रियों और अधिकारियों से जबरन इस्तीफा ले रहे हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह की बड़ी आग कुर्स्क में मिली नाकामी के बाद भड़की है। यूक्रेन के मंत्री और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ज़ेलेंस्की के हठ की वजह से ही कुर्स्क में यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पश्चिमी देशों के कई रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे रूस की साजिश होने का शक भी जाहिर कर रहे हैं। असली सच क्या है पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए वॉर जोन से बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस तबाह हो गया है। तस्वीर आप देखिए। तो रूस के हमलों से यूक्रेनी धरती धड़क रही है। कीव, लवीव, खार्किव समेत यूक्रेन के कई प्रांत बारूदी भूचाल से थर्रा उठे हैं। इस विनाश से न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि अमेरिका और नेटो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि अब खतरा यूक्रेन की हार का भी मंडराने लगा है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वो ये कि जल्द ही अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप यूक्रेन को दे सकता है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें कीव सप्लाई कर सकता है। लेकिन बाइडेन के इस दाव से पहले ही रूस ने यूरोप से अमेरिका तक महाविनाश की चेतावनी दे दी है। आखिर कैसे, आप देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़। खार्किव, नीप्रो में ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार। तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए कोहराम। कीव, खार्किव से लेकर डोनेस्क, लुहांस्क तक रूसी ब्रिगेड के आसमानी प्रहार से यूक्रेनी धरती सुलग रही है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर ऐसा बारूदी भूचाल आया है जिसे देख ज़ेलेंस्की तो क्या, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तक सहम गए हैं। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो ये कि बाइडेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन को 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी जा सकती है। डोनेस्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने एक दांव चल दिया है, लेकिन उसका अंदाजा उल्टा पड़ गया। यूक्रेन ने डोनेस्क क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूसी सेना को रोकने के लिए रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने अंदाजा लगाया था कि इससे रूसी सेना डोनेस्क से हटकर कुर्स्क पहुंचेगी, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। ज़ेलेंस्की अभी भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि कुर्स्क का कब्जे वाला इलाका यूक्रेन सेना खाली नहीं करेगी। देखिए ज़ेलेंस्की की हट कैसे यूक्रेन के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। योजना कीव के वॉर रूम में बनी। इस वॉर रूम में ज़ेलेंस्की की कैबिनेट थी, नेटो से जारी अनुमति पत्र था और नेटो की अनुमति के बाद यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने जो रणनीति तैयार की थी, जो आकलन किया था, वो उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना अपने टारगेट से जरा भी नहीं भटकी है। रूसी सेना का टारगेट है पूरे डोनेस्क प्रांत पर कब्जा करना और रूसी सेना पहले ही तेज गति से इस मिशन को पूरा करने में जुटी है।
उसकी वजह है ज़ेलेंस्की का हट और रूसी रणनीति को गलत तरह से आंकना। कुर्स्क पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 20,000 से ज्यादा सैनिक डोनेस्क के मोर्चे से हटा लिए। इन सैनिकों को कुर्स्क पर हमला करने के लिए भेजा गया। डोनेस्क प्रांत में रूसी सेना के लिए मुकाबला आसान हो गया, जबकि रूस ने डोनेस्क से सेना हटाने के बजाय कुर्स्क में नए भर्ती किए जवान उतार दिए। अब रूसी सेना पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ डोनेस्क में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के सैन्य वाहन और सैन्य चौकियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की अभी इस जिद पर अड़े हैं कि यूक्रेन कुर्स्क की जमीन नहीं छोड़ेगा। यह यूक्रेन के पीस प्लान यानी शांति योजना का अहम हिस्सा है। रूस का सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा करना और इस ऑपरेशन को कुर्स्क पर हमले के बाद तेज कर दिया गया है। जुलाई के महीने में रूसी सेना ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया। 6 अगस्त तक रूसी सेना 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत पाई थी, लेकिन 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार तेज हो गई। रूसी सेना रोजाना औसतन 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतते हुए आगे बढ़ रही है। खतरा पोक्रोवस्क के दरवाजे तक पहुंच चुका है। पोक्रोवस्क पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के नागरिक शहर छोड़कर जा रहे हैं। घरों में ताले लगाकर जरूरी सामान लेकर लोग बस और रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं। पोक्रोवस्क की जंग में रूसी एयर डिफेंस ने 3 सितंबर को यूक्रेन का एक MiG-29 फाइटर जेट गिरा दिया। इसके अलावा यूक्रेन के 37 ड्रोन भी गिराए हैं। बीते 24 घंटे में पोक्रोवस्क की जंग में यूक्रेन के 242 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर पहले मोर्चा जमाए यूक्रेनी सेना दोनों तरफ से घिर चुकी है और रूस बड़ा हमला करके इस पोस्ट को भी नष्ट करने वाला है। यूक्रेन की सेना ने पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर दूर मेमरिक में मोर्चा जमा रखा है। मेमरिक कस्बा वोवचा नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना वोवचा नदी पर 2 दिन से जंग लड़ रही थी। अब रूसी सेना ने वोवचा नदी को पार करके हेलितिस्निक्वा गांव पर कब्जा कर लिया है, यानी कि मेमरिक में मौजूद यूक्रेनी सेना दक्षिणी पूर्वी से पूरी तरह से घिर गई। दूसरी तरफ उत्तर पूर्व से यानी कि मेमरिक के दूसरे छोर से भी रूसी सेना आगे बढ़ रही। रूसी सेना ने नोवोहोर्दिव्का पर कब्जा करने के करीब है, ये जानकारी है। यूक्रेनी सेना 2 तरफ से घिर गई है। अगर नोवोहोर्दिव्का पर रूसी सेना का कब्जा हुआ तो यूक्रेन पोक्रोवस्क की जंग हार जाएगा। यूक्रेन के प्लान डोनेस्क बचाने से ज्यादा कुर्स्क पर हमले करके रूस पर दबाव बढ़ाना है और ज़ेलेंस्की सेना यही कर रही है। कुर्स्क में कब्जे की रफ्तार बढ़ाने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना वैम्पायर ड्रोन से हमले कर रही है। लेकिन कुर्स्क में अब यूक्रेन को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। इसकी वजह है रूस का डिफेंसिव ऑफेंस तेज होना। रूसी सेना ने 3 सितंबर को यूक्रेन की कई चौकियों पर हमले किए।
इन हमलों में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही 12 बख्तरबंद सैन्य वाहन तबाह हो गए। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन अब तक 9,300 सैनिक गंवा चुका है। कुर्स्क इलाके में जगह जगह नेटो के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना छोड़कर भाग चुकी है या फिर वो रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। रूस ने कुर्स्क और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेडेड हथियार उतार दिए हैं। रूस ने कैब बम को अपग्रेड कर दिया है। इस बम में बड़े पंख और प्रोपेलर लगाकर इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अब रूस का कैब बम करीब 50 किलोमीटर ग्लाइड करके हमले कर सकता है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमले करने के लिए हाइब्रिड मिसाइल भी जंग में उतार दी है। रूस ने खार्किव के शॉपिंग सेंटर पर इसी मिसाइल से हमला किया। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ग्रॉम E1 है। इसे एक गाइडेड बम की तरह डिजाइन किया गया है। गाइडेड बम को मिसाइल सिस्टम में फिट करके हाइब्रिड मिसाइल बनाई गई है। रूस कुर्स्क से लेकर पोक्रोवस्क तक यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है और ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से यूक्रेन दोनों मोर्चों पर हार के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खत्म करने के लिए अपनी सीक्रेट लेडी ब्रिगेड को उतार दिया है। यह हनी ट्रैप के जरिए रूसी सैनिकों को मार रही है। मार्च के महीने तक ये 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुकी है। देखिए क्या है इस लेडी ब्रिगेड की कहानी। यूक्रेन के पास जब सैनिकों की कमी हुई तो उसने फ्रंट पर महिला सैनिकों को उतार दिया। यहां तक कि कुर्स्क के जीते हुए इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला सैनिकों के हवाले कर दी गई। यूक्रेन की महिलाएं अपने देश के लिए हथियार उठा रही हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही हैं, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की महिलाएं एक सीक्रेट मिशन भी चला रही हैं। यूक्रेन ने अपनी एक लेडी ब्रिगेड को जंग के मैदान में उतार दिया है, लेकिन इनके पास हथियार नहीं। यूक्रेन की सीक्रेट ब्रिगेड का नाम है ज़लामावका। इस ब्रिगेड की महिलाएं रूसी सैनिकों को टारगेट करके मार रही हैं। इस ब्रिगेड की शुरुआत यूक्रेन की 3 महिलाओं ने की थी। जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में यह महिला ब्रिगेड एक्टिव है और यह ज़लामावका ब्रिगेड का लोगो है। इस लोगो के ऊपर लिखा है आक्रांताओं बहुत हुआ और नीचे लिखा है यूक्रेन में शैतानों का खात्मा। रूस के जंग लड़ रहे सैनिकों को ज़लामावका ब्रिगेड टारगेट करती है और ये बड़े ही अलग अंदाज में रूसी सैनिकों का शिकार कर रही है। ज़लामावका ब्रिगेड रूस के कब्जे वाले इलाकों में सक्रिय है। ये खुद को रूस समर्थक यूक्रेनी महिलाएं दिखाती हैं। रूस के सैनिकों को ब्रिगेड की महिलाएं हनी ट्रैप में फंसाती हैं। इसके बाद सैनिकों को एकांत में ले जाकर मार डालती हैं। इसके साथ ही त्योहार के मौके पर रूसी सैनिकों को उपहार देती है। उपहार में जहरीली वोडका भी सैनिकों को दी जाती है। ईस्टर तक इन महिलाओं ने रूस के 300 सैनिकों को जहरीली वोडका पिलाकर मार डाला है। ये महिलाएं रूस के सैनिकों को रिझाकर मार रही हैं और इसीलिए इनका पोस्टर भी इसी तरह का है।
पोस्टर में एक यूक्रेनी महिला रूसी सैनिक को गुलदस्ते से मारती दिख रही है। मतलब रूसी सैनिक को ट्रैप में फंसाकर मारा जा रहा है। यूक्रेन जिन इलाकों में जंग हार चुका है, उस इलाके के शहरों में ये महिलाएं अपना मिशन चला रही हैं। क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क में जलामावका ब्रिगेड की महिलाएं ऑपरेशन चला रही हैं। इनको टेलीग्राम के जरिए भर्ती किया जाता है। ब्रिगेड के सदस्य अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में इस ब्रिगेड की जानकारी रूसी सेना को भी है, लेकिन इनकी सही पहचान ना होने से और इनके ठिकानों की जानकारी नहीं होने से रूसी सेना इनको खत्म नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट एशिया से उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। किरीत सुमोना के रिहायशी इलाके में रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के हमले में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान फिर से इजराइल के खिलाफ नए प्लान को तैयार कर रहा है। इजराइल को घेरने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में खुद को पहले से मजबूत कर रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने एक टैंक और मिसाइल के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि इजराइल के लिए आने वाले दिन काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान दांव पेच शुरू कर चुका है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ी योजना बनाई है। ईरान अब पुराने हथियारों को नया करके इजराइल के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। ईरान ने इजराइल को चौतरफा घेरने की जो तैयारी की है, उसमें पुराने अमेरिकी हथियारों को बिल्कुल नया करके इजराइल को संदेश दे दिया है कि आने वाला कल उसके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ईरान दो बड़े हथियारों के साथ इजराइल के सामने ताल ठोक रहा है। ईरान अपने नए टैंक और मिसाइल के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जिन दो हथियारों के साथ इजराइल के सामने चुनौती पेश की जा रही है, उसमें से एक है सोलेमन 402 टैंक। अमेरिकी M60 पैटर्न टैंक का अपग्रेडेड वर्जन। नए टैंक में कैमरे, सेंसर लगाए गए हैं। टैंक में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर भी लगे हैं, रात के वक्त में भी हमला करने में सक्षम। कहने के लिए ये टैंक पुराने हैं, लेकिन इसकी ताकत और क्षमता नए टैंकों से भी कई गुना ज्यादा है। ईरानी सेना ने इस नए टैंक का अनावरण किया है। तस्वीरों में जो टैंक आप देख रहे हैं वो सोलेमन 402 टैंक है। कहा जा रहा है कि अब इसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। इस टैंक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह चलते वक्त अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर उसे हिट कर सकता है, जो दुश्मनों की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। ईरान ने एक मिसाइल भी लॉन्च की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारी बड़ी करते हुए ईरान ने इस मिसाइल के साथ भी शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान ने शाहिद सुलेमानी कैटामारन मिसाइल कॉर्वेट में कनस्तरों से दागी जाने वाली नई छोटी दूरी के मिसाइल का अनावरण किया। ये छोटी दूरी वाली मिसाइल है जिसका नाम है शाहिद सुलेमानी कैटामारन मिसाइल। कहा जा रहा है कि कैनिस्टर के जरिए इससे अटैक किया जाता है। इजराइल के लिए फिलहाल चौतरफा मुसीबतें हैं। इधर हूती ने अपने 20,000 जवानों को मैदान में उतार दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे इजराइल को घेरने के लिए हूती के लड़ाके लामबंद हो गए हैं। दूसरी तरफ लाल सागर में भी हूती विद्रोहियों का आतंक जारी है। विद्रोहियों ने सोनियन नाम के तेल टैंकर पर हमला किया था।